Hello students, I am Dr. Deepak Sharma, Associate Professor in Physics in Applied Science Department of IMT Engineering College, Greater Noida. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनर्जी साइंस का पूरा सिलेबस। इसके साथ हमने डिस्कस किया था एनर्जी एंड इट्स यूजेस, इसमें यूनिट एंड स्केल ऑफ एनर्जी यूज, और साथ में सेकंड लेक्चर में हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में अनूप सर ने डिस्कस किया था कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमने पहले ही बताया फर्स्ट लेक्चर में कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल 5 क्वांटिटियां जो कंजर्व, 4 क्वांटिटी जो कंजर्व रहती हैं, एक मास, मोमेंटम, चार्ज एंड एनर्जी। एनर्जी कंजर्व्ड क्वांटिटी है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब देखिए, समझने का बात यह है कि अगर एक फॉर्म में एनर्जी है तो वो एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो इसी तरह से एनर्जी को लॉस तो किया नहीं जा सकता, लेकिन एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो हमने बताया जब एनर्जी कन्वर्ट होती है तो जगह जगह लिखा होता है सेव एनर्जी। फिर सेव एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता क्यों है? जब एनर्जी कंजर्व्ड है तो फिर कौन सी एनर्जी जिसको हम बचाने की बात कर रहे हैं? तो सेव एनर्जी का मतलब है कि जिस फॉर्म में एनर्जी थी उस फॉर्म में हमको एनर्जी ना रह के वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई, और हमको एनर्जी चाहिए थी उसी फॉर्म में। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एक एनर्जी की फॉर्म है। अभी पेट्रोल जब हम गाड़ी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? हमने बाइक में पेट्रोल भरा, बाइक ने क्या हुआ, स्टार्ट किया इंजन को, तो साउंड एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, और पेट्रोल कन्वर्ट हो गया, और लास्ट में क्या होगा? फ्यूल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल जल जाएगा। तो अब उस साउंड को और हीट को हम दोबारा से पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, ये आपके पेट्रोलियम है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। नेचुरल गैस, सीएनजी, जो सब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। और फॉसिल फ्यूल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में हमने बताया कि 2 तरह के एनर्जी रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन की करेंगे। क्वांटम, क्वांटम क्या है उसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम, ये लिखा हुआ है हमने टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम। अब क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, क्वांटम की अगर हम बात करें तो देखिए 1900 के बाद की जो थ्योरी थी वो चेंज हो गई। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स जो बोलते थे वो बिफोर 1900, और आफ्टर 1900 ये थ्योरी में चेंज आ गया, और ये जो फिजिक्स बोली गई दैट इज मॉडर्न मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स। तो 1900 के बाद कुछ ऐसी ऐसी चीजें आई, जैसे हम बात करें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था पूरा। ये 1905 में आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और इससे पहले 1900 में प्लैंक ने एक फोटोन का कॉन्सेप्ट दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ फोटोन। उसको हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। वो 1900 में आया था। फोटोन का जो कॉन्सेप्ट दिया वो प्लैंक ने दिया, और यहाँ से आपका क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट हुई। तो ओल्ड मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स, 2 तरह की क्वांटम मैकेनिक्स में इसको बांट दिया। जो 1900 से जो क्वांटम मैकेनिक्स आई उसको ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स बोला गया। जहां फोटोन की बात आई, फोटोन का दूसरा नाम था क्वांटा, क्वांटा को ही फोटोन बोलते हैं, और वहीं से आया क्वांटम। ठीक, अब देखिए हम न्यू क्वांटम मैकेनिक्स के, अब अगर हम क्वांटम की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स इज द फिजिकल साइंस डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी on the scale of atoms and subatomic particles ऑब्लिक वेव्स। यानी ये क्वांटम मैकेनिक्स मैटर और एनर्जी को आपस में कोरिलेट करता है। एंड इट फर्स्ट कन्फाइंड बाय द मैक्स बॉर्न इन 1923। आफ्टर 1920 यानी 1924 में इसका कॉन्सेप्ट देने वाले थे मैक्स बॉर्न। तो किसने कॉन्सेप्ट दिया था इसका? मैक्स बॉर्न, BORN, बाई 1924। 1924 में दिया गया इसका कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स का। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के बाद जो
थ्योरी जो यानी मैटर वेव का कॉन्सेप्ट आया। क्या कॉन्सेप्ट आया? मैटर वेव। मैटर वेव, वेव्स। मैटर वेव्स का दूसरा नाम था, इसको बोला गया डी ब्रो वेव्स। डी ब्रोगली बोलते हैं ना, ब्रोगली बोले, लेकिन एल इसमें साइलेंट रहता है तो इसको बोलते हैं डी ब्रो वेव्स। 1924 में डी ब्रो ने इसका कॉन्सेप्ट दिया मैटर वेव्स का। और ये कॉन्सेप्ट क्या था उनके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डी ब्रो, एवरी मटेरियल पार्टिकल हैज डुअल नेचर। कैसा नेचर होता है? डुअल, DUAL, डुअल नेचर। दैट इज पार्टिकल नेचर। कैसा डुअल का मतलब? पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के जो फिनोमिना थे, जो आइंस्टीन ने दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था वो किससे रिप्रेजेंट करते थे? पार्टिकल नेचर को बताता था। साथ में कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन एक वैज्ञानिक थे, 1921 में आया, ये 1908 में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन वाई, प्रोफेसर AH कॉम्पटन, उन्होंने इसको दिया। उन्होंने क्या बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी जब कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसकी एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी का लॉस तो होता नहीं। यानी उसकी जो एनर्जी थी फोटोन की एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में। और इलेक्ट्रॉन के अंदर भी मोमेंटम आ जाता है। पहले बिफोर कोलिजन मोमेंटम 0 रहता है, आफ्टर कोलिजन उसमें मोमेंटम आ जाता है। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट, ये 1921 में आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट थे ये ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के टाइम में थे, और इसको हम पार्टिकल नेचर बोलते हैं। यानी डुअल नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और वेव नेचर क्या बताते थे? जो पहले ही पढ़ चुके थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये क्या सब कैसे इफेक्ट बताते हैं? पार्टिकल नेचर को, सॉरी वेव नेचर को बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रो, एवरी मटेरियल पार्टिकल हैव डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। एंड द वेवलेंथ ऑफ, यानी वेवलेंथ जो होता है किसी भी मटेरियल पार्टिकल की, उसको दी जाता है H/P। P क्या है? मोमेंटम। अब देखिए लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और P क्या है? मोमेंटम। तो देखिए एक बात बहुत समझने की है, और H है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक का हम अभी जिक्र करेंगे इसके टॉपिक के बाद, प्लैंक कांस्टेंट। तो एक बात बड़ी समझने की है कि कैसे डुअल नेचर बता रहा है। तो देखो ये जो है ना लैम्डा, ये किसी वेव की प्रॉपर्टी होती है, और मोमेंटम होती है किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी। तो देखिए आप देख रहे हैं कि पार्टिकल और वेव का नेचर आपस में ये डिफाइन कर रहा है, लैम्डा इज इक्वल H/P। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका लैम्डा इज इक्वल H/P। इस तरह से ये डिफाइन होता है। ठीक, अब देखिए हम बात करेंगे, अगर इसके डिफरेंट फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स हैं, इसको डिराइव भी कर सकते हैं, हम डिराइव किया भी था। तो देखिए हम इसके फॉर्म को डिफाइन भी कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हैं। तो कैसे डिराइव करेंगे इसकी फॉर्म जो है? इसकी जो फॉर्म हम डिफाइन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, देखिए हमने कहा कि लैम्डा इज इक्वल H/mv या H/P। अभी हमने ये बताया, इसको डिराइव देखो दो तरह से कर सकते हैं। वी हैव, हम क्या जानते हैं, एक आइंस्टीन का वेल नोन रिलेशन है, E इज इक्वल mc², E इज इक्वल h न्यू। दोनों को अगर रिलेट कर दे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दोनों को देखें अगर को रिलेट कर दे तो क्या हो जाएगा? h न्यू इज इक्वल mc², और h न्यू क्या होता है? cy लैम्डा इज इक्वल mc²। एक c से एक c कैंसिल किया जा सकता है, तो h इज इक्वल λ/mc। और ये फोटोन के केस में हो गया, और जनरल केस में ये लिख सकते हैं H/mv। तो ये आपका रिलेशन आ गया, लैम्डा इज इक्वल H/mv। ठीक है जी। इसकी दूसरी फॉर्म हम जानते हैं, E² इज इक्वल
पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है, सॉरी रिलेटिविस्टिक केस में। जब एम नॉट 0 होगा तो E इज इक्वल पी सी लिखा जा सकता है इससे, और E इज इक्वल एच न्यू लिखा जा सकता है। इन दोनों को कोरिलेट कर दें तो एच न्यू इज इक्वल पी सी, और एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल पी सी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल एच अपॉन पी। तो ये रिलेशन, यानी इसको डिराइव करने का तरीका आ गया। अब हम एक चीज समझ सकते हैं, ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब हम देखिए, अगर इसकी डिफरेंट फॉर्म पे जाएं तो डिफरेंट फॉर्म होती है इसकी। एक तो होगी लेमडा इज इक्वल आपकी हो गई एच अपॉन पी, एच अपॉन एम बी, ये निकल के आ गया। अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम बात करें, एनर्जी की बात करें तो लेमडा इज इक्वल क्या हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2me। प्रूव कर सकते हैं आप चाहेंगे तो, जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ केवल जनरल टॉक कर रहे हैं, है ना। तो लेमडा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2me लिखा जा सकता है। क्यों लिखा, ऐसे लिखा जा सकता है, देखो मैं बता देता हूँ। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी टोटल एनर्जी होती है अगर मूवमेंट कोई पार्टिकल है तो होती है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हम m का मल्टीप्लाई कर दें, m का डिवाइड कर दें तो क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, और इससे एम वी इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2me। तो बस एम वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो एच अपॉन अंडर रूट 2me आ जाएगा। अब हम जानते हैं E इज इक्वल होता है 3/2 KT, के इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो लेमडा इज इक्वल क्या हो जाएगा, एच वाई अंडर रूट 2 से 2 कट जाएगा तो 3m स्मॉल के टी, के इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये इन टर्म्स ऑफ, एक तो ये रिलेशन आ गया एनर्जी के टर्म्स में आ गया, एक ये रिलेशन आ गया टेम्परेचर के टर्म्स में आ गया। ठीक बेटा, तो ये दो रिलेशन हो गए। इसके अलावा हम अगर बात करें मोमेंटम के टर्म्स में, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में, तो देखिए ये होता है लेमडा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m/QV। देखो हम जानते हैं कि अगर एनर्जी की बात करें E इज इक्वल होता है QV, तो QV रख दोगे तो 2m/QV हो जाएगा, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन के केस में बात करें, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केस में बात करें तो ये इसको सॉल्व कर लें, एच की वैल्यू, इन सारी वैल्यू पुट कर दो तो देखो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, देखिए अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो हमने कहा लेमडा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m/QV, और इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m/eV। अब देखो एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसके अलावा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। और देखिए V हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये निकल के आ जाता है, सारी वैल्यू पुट करें तो ये आ जाता है 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडर रूट V मीटर में। ये सारे मीटर में वैल्यू हैं, और इसको हम बोल सकते हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो ये क्या था, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी हो गई। तो देखिए क्या है, इसको बोलते हैं क्वांटम। क्वांटम का हमने जो बताया, क्वांटम का जो इंट्रोडक्शन का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रो एवरी मटेरियल पार्टिकल हैव डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनके द्वारा, है ना। और वेव नेचर को बताने के लिए तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक क्या था, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमिना उसके वेव नेचर को बताते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा। और देखिए इट इज ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ contemporary understand to how very large objects such as stars, galaxies, cosmo events such as Big Bang can be analyzed and explained। तो इसके द्वारा हम
ये सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये बहुत सारी डिसिप्लिन में काम आता है। इसकी अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स के एप्लीकेशन की, तो ये बहुत सारी डिसिप्लिन में क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होता है। और देखिए कौन कौन से उसमें होता है, अभी हम बताते हैं आपको। तो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए नैनो टेक्नोलॉजी में यूज यूज कहाँ का होता है, नैनो टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कंडेंस मैटर फिजिक्स, ठीक। इसके अलावा क्वांटम केमिस्ट्री, इसके अलावा इसका यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, इसके अलावा पार्टिकल फिजिक्स, ठीक, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। तो ये इसके यूजेस हो गए कि हम इतनी जगह पर इस क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं, है ना। एल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी थी नील्स बोर की, और कह सकते हैं कि जो प्लैंक ने क्वांटम का उसको क्वाल्ड को ओल्ड क्वांटम थ्योरी बोलते थे, और आफ्टर 1924 ये बोली जाती थी न्यू क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से इसको एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बाद इसी थ्योरी में हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल आया। वो क्या था, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की बात करें, उसका कहना था कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर टू कैनोनिकल क्वांटिटीज साइमल्टेनियसली विद द एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी के साथ किन्हीं दो कैनोनिकल क्वांटिटीज को एक साथ मेजर इम्पॉसिबल है। कैनोनिकल का मतलब पेयर ऑफ क्वांटिटीज। जैसे हम पेयर की बात करें, मोमेंटम, मोमेंटम का पेयर उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है, कह सकते हैं डिस्टेंस के साथ कह लो। और टाइम का पेयर उसकी एनर्जी के साथ, और कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम का उसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इसके जो रिलेशन निकल के आए, वो क्या निकल के आए वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए बेटा क्या है रिलेशन। तो देखिए एच अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, क्या था कि it is impossible to measure two canonical quantities simultaneously with the accuracy if the uncertainty of its position is delta x and uncertainty is momentum is delta p, then the product of the uncertainty and its position and its momentum is always greater or equal to the order of h cross by 2। हेयर एच क्रॉस का मतलब होता है डिरेक्ट कांस्टेंट, डिरेक्ट कांस्टेंट। और एच क्रॉस बेटा होता है एच अपॉन 2 पाई। एच इसमें प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। संसार का सबसे छोटा कांस्टेंट है डायरेक्ट कांस्टेंट, इससे छोटा कोई कांस्टेंट नहीं होता। दूसरा रिलेशन हमने कहा कि अगर एनर्जी में अनसर्टिनिटी डेल्टा ई की और उसके टाइम में डेल्टा टी की हो, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर इक्वल एच क्रॉस बाई 2। और तीसरा था डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर इक्वल एच क्रॉस बाई 2। ये तीन आपके रिलेशन निकल के आते हैं।
इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके बाद अगर हम बात करें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो श्रोडिंगर ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी, उन्होंने बताया कि किस तरह से किसी भी किस तरह से किसी भी मैटर वेव को हम डिफरेंशियली समझा सकते हैं। तो श्रोडिंगर ने गिवन द वेव इक्वेशन, वो क्या इक्वेशन थी देखिए हम समझ लें, वो थी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल 0। साई जो है इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जो होता है क्या होता है, वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, इट हैज नो मीनिंग व्हेन इट्स मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देन इट्स गिव्स, यानी साई को जब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो ये मैक्स बोर्न ने बताया था। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मैक्स बोर्न, जिन्होंने क्वांटम की बात बताई। यही साई का कॉन्सेप्ट जो देने वाले थे वो मैक्स बोर्न थे। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया सकता है, हम देखो साई कैसी क्वांटिटी है, साई है a प्लस आई बी, यानी इसके अंदर ये रियल एंड साई हैज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ। और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार क्या हो जाएगा, जब आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दें तो a माइनस आई बी, और जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे साई साई स्टार, दैट इज नोन एज साई मोड स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसी क्वांटिटी है भैया, पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव एंड रियल। तो ये जो क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव और रियल होती है। इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड रियल। और इसको हम ये भी समझ सकते हैं, अगर हम देखें इसको, अगर हम समझना चाहें, देखो अगर हम किसी स्पेस में चले जाएं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट यहां लिमिट ले लें, और साई मोड स्क्वायर यानी उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करें। वॉल्यूम का मतलब डीवी का मतलब यहाँ क्या है, डीवी है डी एक्स डी वाई डी जेड, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, इज 1। अगर ये वैल्यू 1 है तो दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और हम इसी कंडीशन का यूज करते हैं जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और दूसरी कंडीशन है कि अगर माइनस इनफाइनाइट से पहले इंटीग्रेट कर दें साई मोड स्क्वायर डीवी, अगर 0 हो जाए यानी नो पार्टिकल एग्जिस्ट एनीवेयर, इसका मतलब क्या क्या हो गया, पार्टिकल एग्जिस्ट समवेयर इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में कहीं भी तो एग्जिस्ट करेगा पार्टिकल, और इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, कहीं कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, दैट इज नोन एज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। तो देखो ये तो आपका हो गया क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तक का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। ठीक है बेटा, अब हम जो बात करेंगे एनर्जी क्वांटाइजेशन की करेंगे। एनर्जी क्वांटाइजेशन के बारे में बताया मैक्स प्लैंक ने 1900 में कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने बताया कि जो एनर्जी होती है ये
कंटिन्यूअस नहीं होती। कैसी नहीं होती? कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होके ये कैसी रहती है? डिस्क्रीट, डिस्क्रीटली अरेंज रहती है। मतलब ये जो एनर्जी है, एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं, एनर्जी की, हम कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? देखो यहां समझ लें कि ये देखो ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, और ये कैसी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए यहां कोई एटम है, एटम अपना ग्राउंड स्टेट में है, तो अगर एनर्जी इसको देंगे, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है, इसको एच न्यू बोलते हैं, फोटोन एनर्जी है ये, तब पार्टिकल अपनी एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा, और जब ये वापस नीचे अपनी स्टेट में वापस आएगा, तो इस E2 स्टेट से E1 स्टेट में वापस आएगा, तो एनर्जी को रिलीज करने के बाद आएगा। तो ये एनर्जी क्वांटाइजेशन हो गया। ठीक है, तो E1 स्टेट से E2 स्टेट में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं E1 प्लस जब H न्यू एनर्जी लेगा, तब उसकी एनर्जी E2 के बराबर होगी। कह सकते हैं E2 माइनस E1 इज इक्वल H न्यू। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या आता है? एनर्जी जो होती है किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी जो डिपेंड करती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज वेरी टिनी, यानी एनर्जी, इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। Quantization of energy refers to the fact of the subatomic level. Energy is best thought of as occurring in discrete packets. हम कहते हैं जो एनर्जी जो होती है पैकेट्स या बंडल्स के रूप में इकट्ठी रहती है, जिसको हम क्वांटा, या हम बोलते हैं क्वांटा का दूसरा नाम फोटोन। तो फोटोन का जो कॉन्सेप्ट दिया, फोटोन, और फोटोन के ही बोला गया क्वांटा, तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग। और ये क्वांटाइज रहती है एनर्जी, और ये उन्होंने इस तरह से मैक्स प्लैंक ने इसका कॉन्सेप्ट देके समझाने की कोशिश की थी। अब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी इन केमिकल प्रोसेस में। तो देखो केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस का मतलब है केमिकल प्रोसेस, केमिकल एनर्जी। यहां बात करेंगे हम केमिकल एनर्जी की। तो देखो हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा। तो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ द केमिकल कंपाउंड। जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं और जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉन्ड्स के रूप में एनर्जी रहती है। जैसे हम बात करें, हम देखिए एच, हम बात करें, चलो NaCl की बात करें। तो देखो Na क्या है? Na जो है इसका 11 होता है, तो ये 2 8 1 इसके इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन। और Cl में 17 होंगे, तो 2 8 7 इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के Cl को, और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये तो एक केमिकल बॉन्ड जो बनता है, इसी के में एनर्जी Na प्लस और Cl माइनस, ये आइंस बन गए, इनकी फॉर्म में एनर्जी अरेंज रहती है। तो केमिकल फॉर्म में अरेंज रहती है। जैसे CH4 की बात करूं, C, ये H4, ये सब H लगा दिया, तो इसको बोलते हैं मीथेन। तो एनर्जी इन बॉन्ड की फॉर्म में अरेंज, इसको कार्बन, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मीथेन। ऐसी C2H6 की बात करूं, C H H H H H H, तो इसको बोलते हैं C2H6, इसको बोलते हैं इथेन। तो इथेन, मीथेन, इस फॉर्म में एनर्जी क्या रहती है? रहती है। अब जैसे कोई भी रिएक्शन की बात करूं, अगर एनर्जी, किसी रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग में एनर्जी निकल रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in the reaction the enthalpy or stored chemical energy is lower for the product than the reactants. Clear?
When ammonium nitrate is dissolved in the water, energy is absorbed and water cools, और पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है. ड्यूरिंग द फेज चेंज, जब फेज में चेंज होता है, एनर्जी चेंजेस आर यूजुअली इन्वॉल्व. जब फेज चेंज होता है, तो देखिए अब मैं बात करूंगा फेज चेंज की. फेज चेंज हो रहा है. फेज चेंज का मतलब जो वाटर है उसका फेज में बदलाव. जैसे सॉलिड ड्राई आइस है, आइस वाटर की फॉर्म में बदल रही है और वाटर वेपर की फॉर्म में बदल रहा है. तो ये आइस, ये क्या है, फॉर्म में चेंज हो रहा है, वाटर की फॉर्म चेंज हो रही है. तो फेज चेंज में क्या हो रहा है, एनर्जी, ये केमिकल चेंज हो रहा है इसमें. फॉर रिएक्शन सॉलिड ड्राई आइस वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. देन लिक्विड वाटर, व्हेन लिक्विड वाटर बिकम्स आइस, एनर्जी इज रिलीज्ड. जब लिक्विड वाटर एनर्जी को आइस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी, तो इसमें एनर्जी निकलती है. रिमेंबर दैट ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व विद चेंज इन द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स. जितने भी केमिकल रिएक्शन है इसकी वजह से. ठीक है, तो ये आपका हो गया केमिकल सिस्टम एंड प्रोसेस. और देखिए आगे फ्लो ऑफ CO2 हम बात कर रहे हैं. फ्लो ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो कैसे होता है. तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. प्लांट्स को चाहिए CO2, हमको चाहिए ऑक्सीजन, तो प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट योर प्लांट्स नीड. प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एयर बाय स्मॉल पोर्स एंड देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. स्टोमेटा की फॉर्म में एनर्जी को लेते हैं. यूज इट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रो एंड ब्लूम, और ब्लूम होते हैं. CO2 is naturally present in the air at around 360 to 395 ppm. If you don't keep CO2 leaves topped up either by ventilating with fresh air and supplementing with the CO2 cylinder or burner, your plants will run out to food. और उनको फूड मिलता है इससे. ठीक है ना. तो ये किस तरह से हम आपको पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, वहां से आप इसको याद करने की कोशिश भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे. तो देखिए आज के टॉपिक हमारा इतना, हमने जो समझाया आपको, तो हमने क्या क्या बताने की कोशिश की. आज हमने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कैसे क्वांटाइजेशन होता है एनर्जी का. प्लैंक के द्वारा, प्लैंक ने बताया कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ये डिस्क्रीटली अरेंज रहती है ना. और इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है पैकेट्स या बंडल्स के रूप में रहती है, और इसका जो E इक्वल एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा हमने समझने की कोशिश की क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से आई. क्वांटम मैकेनिक्स देखो 1900 के बाद जो थ्योरी डेवलप हुई वो क्वांटम मैकेनिक्स थी. 1900 के बाद ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई. प्लैंक के कॉन्सेप्ट के बाद आइंस्टीन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के पार्ट थे. और 1923 के बाद 1924 में मैक्स बोर्न ने जो कॉन्सेप्ट दिया, इसके बाद न्यू क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, जिसमें आपका डी ब्रो हाइपोथेसिस से स्टार्टिंग हुई. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो थी, वहां से नई क्वांटम मैकेनिक्स. और हम आज हमने डी ब्रो हाइपोथेसिस में समझा कि किस तरह से जो मैटर पार्टिकल वेव्स जो होती हैं डुअल एनर्जी रखती हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. और पार्टिकल नेचर, एवरी पार्टिकल, यानी केवल मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा, किसी भी मैक्रो या माइक्रो पार्टिकल की बात कर रहा हूँ. उन सब का नेचर कैसा होता है, डुअल होता है. पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, यानी उनको पार्टिकल फॉर्म में और वेव फॉर्म में दोनों तरह से अरेंज किया जा सकता है. ठीक है. इसके बाद हमने बात की केमिकल एनर्जी की, और केमिकल एनर्जी किस तरह से, और CO2 के फ्लो की बात की. तो किस तरह से फेज चेंज होता है उसको भी समझने की कोशिश की. ठीक है. तो आज हम जो है इतना ही समझेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे तो इसके बाद हम एंट्रोपी की बात करेंगे, और एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे.